जिंदगी में बचपन में खेला हुआ सांप सीढ़ी का खेल आपको असल जिंदगी के बारे में काफी कुछ सिखाता है। जैसे इस खेल में अगर गलत दाव आपको सांप के डंक से डसवाता है तो वहीं सही दाव जीत की सीढ़ी के जरिए आपको खेल का विजेता भी बनाता है। जिंदगी में आपका निवेश भी कुछ इसी खेल जैसा ही है। सही निवेश आपकी तमाम ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा कर सकता है तो गलत निवेश आपकी मेहनत की पूंजी को डुबा भी सकता है। आज हम सांप सीढ़ी के इस खेल के तर्ज पर ही आपको निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियां सिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, बचपन में जब हम सांप सीढ़ी का खेल खेला करते थे तो हमारी हार और जीत का जो फैसला है वो तो फेंके हुए पासे पर निर्भर करता था। उसी के मुताबिक हम देखते थे कि हमें सांप डस रहा है या हमें सीढ़ी के जरिए आगे खेल का विजेता बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, निवेश की बात करें, ये प्लान हो सकती है, सोच समझकर हो सकती है और साथ ही आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की जा सकती है। लेकिन उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि गलत निवेश जो है आपको सांप के डंक का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से, और सही निवेश आपके तमाम सपनों को भी पूरा कर सकता है। तो आज हम इसी खेल पर सीखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के गुण। सबसे पहले आपके निवेश में गलती कहां आप करते हैं या वो ऐसा कौन सा सांप है जो आपको डस सकता है। गलत निवेश का फैसला सबसे पहला कौन सा हो सकता है? निवेश में देरी करना। अक्सर हेमंत जी हम कहते हैं दर्शकों को कि जितना जल्दी हो सके अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, लेकिन यहीं पर अक्सर हम देखते हैं कि लोगों से चूक हो जाती है जानकारी के अभाव के चलते या किसी भी कारण से। देखिए क्या होता है, कुछ कारण है जब हम देखते हैं इन्वेस्टर्स अपनी जो इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि हमें मालूम नहीं है कहां इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो किसी भी कारण से, मेनली ये दो कारण से इन लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो देर हो जाती है। उसका उनको खामियाजा भरना पड़ता है आगे जाके। इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर को समझना कि आज के समय में अगर आप चाहें तो 500 रुपए या 1000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि सभी ने सुना होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, यानी आप हर महीने में छोटी छोटी रकम बना के बड़ी रकम बना सकते हैं। तो अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इस कारण से कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है उसके लिए डिले करें। दूसरा, म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है जहां पे फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं, वो डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, तो आपको वो ज्यादा परेशानी भी होने की जरूरत नहीं है कि कहां इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है आज के समय में जो गलती पहले होती थी इन्वेस्टर से वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि आप जिस तरीके से चाहें वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर निवेश में सबसे पहला सांप का डंक यही है, अगर आप निवेश का फैसला जल्दी नहीं लेते या निवेश करना जल्दी नहीं शुरू करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है अगर आप सही समय पर ले लें तो ये आपके लिए तरक्की की सीढ़ी भी बन सकता है और आपको पहुंचा सकता है आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों पर, और वो भी सही समय अवधि में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही आपने। हम हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को आप शुरुआत कीजिए। वो किस लिए कहा जाता है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जब जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आप बड़े इन्वेस्टर, आप सीरियस इन्वेस्टर नहीं हैं, यानी अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी करें तो आपको पता है कि आप आगे जाके उसको सही कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्यों आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है उसका यह है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जितना लंबा समय अपने पैसे को रखेंगे, जितना लंबा समय आप अपनी रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाएंगे तो उसका आपको फायदा होगा। और यही कारण है शायद कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करने के जितना जल्दी शुरू करेंगे उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। शुभस्य शीघ्रम हम कहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। तो ये है निवेश को लेकर आपकी पहली सीढ़ी। लेकिन अब आते हैं फिर से सांप के डंक की ओर। अक्सर हम जब आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं तो महंगाई को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसके मुताबिक अपना लक्ष्य तय नहीं करते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सांप का डंक साबित हो सकता है और आपके निवेश में आपको नुकसान भी करवा सकता है। हेमंत जी, महंगाई का आपके निवेश के साथ क्या कनेक्शन है? ये तो सांप सीढ़ी का सबसे बड़ा सांप है जी। वो तो मतलब आपके ऊपर से बिल्कुल 2 या 3 पे लेके आएगा, बिल्कुल खा जाएगा। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम रिस्क को दो तरीके से, एक ही तरीके से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो पैसा हम जो डाल रहे हैं उसमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि एक इन्फ्लेशन नाम का एक बहुत बड़ा सांप है, रिस्क है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत तरीके से इम्पैक्ट करेगा। यानी होता क्या, मान लीजिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या घर लेना चाहते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये चीज भूल जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं
उस गति से ग्रो करना है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, यानी महंगाई को बीट कर सकें। आपने अगर अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, कहीं बॉन्ड्स में डाल दिया, उसके ऊपर भी अगर आपने टैक्स दे दिया तो पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत कम होगा, रिटर्न बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने पैसा इकट्ठा तो किया, लेकिन जितना आपको चाहिए था उससे बहुत कम है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये तो बहुत बड़ा सांप है, इस सांप से तो बच के रहना है डेफिनेटली। तो और इस सांप से अगर आप बचे तो समझ लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे सांप आपको मिलते हैं उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक योर मनी आपका फाइनेंशियल गाइड आपके पास है। तो हमने आपको बताया कैसे आप महंगाई के सबसे बड़े सांप से बच सकते हैं, लेकिन चलिए अब आते हैं सीढ़ी की ओर भी। आपको बताते हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे आपके लिए बन सकता है तरक्की की सीढ़ी, जहां तक आपके निवेश की बात है। हम अक्सर आपको बोलते हैं कि अपने सभी पैसे एक ही एसेट क्लास में ना डालिए, यानी एक ऐसे जरिए में जहां पर आपके पास कमाई का बहुत रिस्ट्रिक्टेड विकल्प हो। हम कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, यानी अलग अलग निवेश के विकल्पों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एसेट एलोकेशन एक बहुत बड़ा फैसला होता है आपके निवेश में, जो कि एक सबसे बड़ी सीढ़ी बन सकता है। देखिए, उसके दो चीज हैं। एक तो जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, यानी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं आपके पास, डेट है आपके पास, इक्विटी है, आप गोल्ड है। आपको ये मालूम है कि 3 एसेट क्लासेस हैं मेरे पास, लेकिन कितना पैसा मुझे डालना है वो मुझे मालूम नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ये देखना है कि सही तरीका क्या है, तो उसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। वो कैसे डिसाइड करें, कैसे मैं डिसाइड करूं कितना पैसा मैं कहां पर डालूं। तो जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, अगर आप वो फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो एसेट एलोकेशन है वो हो जाता है। मतलब क्या, जैसे हमने पहले बात की, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बात करनी है, बड़ा कॉर्पस चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, आप करेंगे कैसे उसको, आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अगर आपका कोई गोल जो मीडियम टर्म में है तो आप एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में। और अगर शॉर्ट टर्म है, यानी कम समय है आपके पास, तो आप सेफ्टी चाहते हैं तो आप डेट में डालेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने अपने गोल को डिफाइन किया, समय निर्धारित किया, इमीडिएटली आपको पता चला किस एसेट क्लास में जाना है। इससे क्या फायदा हुआ, कोई भी एसेट क्लास अगर हम देखें, हर एसेट क्लास समय समय पे डिफरेंट समय पे अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इसका क्या फायदा है कि अगर इक्विटी अच्छी करे तो आपका एलोकेशन इक्विटी में भी है, अगर डेट अच्छा कर रहा है तो आपका डेट में भी है। तो किसी ना किसी समय पे, हर समय पे कोई ना कोई एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में अच्छा कर रही है। और कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना, बैलेंस करना आपको रिस्क और रिवॉर्ड में, वो एसेट एलोकेशन आपके लिए करके देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो आई थिंक ये सबसे बड़ी सीढ़ी है, क्योंकि 90% जो आपकी रिटर्न है कविता, वो आपको एसेट एलोकेशन से मिलेगी और 10% इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मिलेगी। जस्ट बिकॉज आप इक्विटी में हैं, उसी से ही आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो एसेट एलोकेशन तो एक बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत बड़ी सीढ़ी है जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो अपना आर्थिक लक्ष्य आप निर्धारित करें, कितना समय आप उसको देंगे और साथ ही कितना रिस्क आप उठा पाएंगे। इसी के तर्ज पर और इसी के बिना पर आप अपने एसेट एलोकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको बताते हैं कि अगला सांप का डंक कौन सा हो सकता है आपके निवेश में, और वो ये है टैक्स। जी हाँ, कई बार हम निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन उस निवेश में टैक्स को लेके क्या क्या उलझने हैं और क्या क्या रूल्स हैं वो हमें नहीं पता होता है, जो कि आगे चलकर हमारे निवेश पर भारी पड़ सकता है और सांप का ये डंक आपके मुनाफे को भी खा सकता है। हेमंत जी, देखिए, आप 2 चीजों पर निर्भर करते हैं किस तरह का रिटर्न बनाएंगे। एक तो आपने क्या एसेट क्लास चुनी, दूसरा आपके हाथ में रिटर्न कितना आया। तो जैसे अगर हम बात करें, लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं फिक्स डिपॉजिट में करते हैं या बॉन्ड्स में करते हैं, ये जितने भी ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, आप इसमें क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं कि आपको लगता है कि पैसा सेफ है, फिक्स रिटर्न मुझे मिल रहा है। हम ये भूल जाते हैं एज एन इन्वेस्टर कि वहां पे आपको जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है, यानी अगर आप 30% में तो 30% टैक्स पे करना है, 20 है तो 20% टैक्स करना है। मान लीजिए आपने 8% अगर डिपॉजिट लिया और 30% में अगर है तो 2.4 आपका टैक्स में चला गया, यानी बचा कितना, 5.6। अगर मैं ये मान के चलूं कि इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में 7% की एवरेज रखता है, तो देखिए इन्फ्लेशन और जो आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न में उसमें काफी बड़ा गैप है और वो दर साल जो है बढ़ता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये देखें कि जो उसकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, यानी जो टैक्स एफिशिएंसी जो होनी चाहिए रिटर्न की, वो देखें। और यहीं पे म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो वो कहीं बेहतर है उससे, क्योंकि वहां पे टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न है, आपके पास वैरायटी है और जैसा हमने पहले कहा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आप चाहें वो यहां से। और यहीं पर लोग चूक भी कर जाते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी और आरडी पे वो ज्यादा निर्भर रहते हैं और यहाँ
टैक्स के एंगल को वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में है कि मुझे 8% या 7% या 9% मिल रहा है, मेरी कैपिटल सेफ है। जैसा मैंने पहले कहा, दो रिस्क है, कैपिटल तो सेफ है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न है, किस तरह का आप टैक्स देंगे, उस पर ध्यान आएगा। चलिए, तो यहाँ पर निवेश की सांप सीढ़ी में हम आपको आज बता रहे हैं कि निवेश के मामले में वो कौन से डंक है सांप के जिनसे आपको बचना चाहिए और कौन सी निवेश की सीढ़ियां हैं जिनके जरिए आप बन सकते हैं निवेश के सिकंदर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस पेशकश में और भी कई चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका निवेश की सांप सीढ़ी हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इस तर्ज पर कैसे निवेश को लेकर आपको अपने फैसले करने चाहिए। मेरे साथ बने हुए हेमंत सुस्तिगी। आगे बढ़ते हैं और अब अगली निवेश की सीढ़ी है निवेश का अनुशासन। जी हां, हम हमेशा कहते रहते हैं कि जब भी आप निवेश की प्रक्रिया शुरू करें तो जितना हो सके उतना निवेश करें, लेकिन उसमें आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, यानी बिना चूक के, बिना भूले आप निवेश को जारी रखें, अपने आर्थिक लक्ष्य को समझें, महंगाई को आप यहां कैलकुलेट कीजिए और अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करिए। लेकिन उसके पहले अनुशासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो आपको निवेश का सिकंदर बना सकता है। जी, ये भी काफी बड़ी सीढ़ी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? वो तभी होगा जब आपने कुछ पैसा बचाया होगा। जब हम डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, पहला स्टेप क्या है, आप ये कमिट कर रहे हैं कि हम हर महीने कुछ पैसा बचाएंगे, जो आप जनरली नहीं करेंगे। तो जैसे आपने वो डिसिप्लिन लेके आए, आपने बजट बनाया, बजट बनाने के बाद आपने एलोकेट किया, वो पैसा आपका आ गया। जब वो पैसा आना शुरू हुआ तो मुझे लगता है 50% काम तो आपका वहीं पे हो गया, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई। दूसरा उसका फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप इक्विटी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी हमें जैसा मालूम है मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में वो काफी वॉलेटाइल होती है। हाँ। और उसी डर से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो उससे कैसे बचा जाए, इनफैक्ट बचा कैसे जाए नहीं, उसके आगे मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा उससे फायदा कैसे उठाया जाए। वो फायदा कैसे उठाएंगे आप, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, यानी हर महीने आप मान लीजिए 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट है एवरेजिंग का, आपको एवरेजिंग का फायदा, यानी आप 10 रुपए पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी 8 पे कर रहे हैं, कभी 12 पे कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। उसका बड़ा फायदा आपको कब होता है, क्योंकि आप लंबा समय दे रहे हो, और जब आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जब एवरेज कॉस्ट कम हो गई और आपने इक्विटी जैसी एसेट क्लास में पैसा लगाया, तो आपका रिटर्न जो है कहीं बेहतर हो सकता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे पहले हमने बात की थी। दूसरा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। निवेश की एक और बड़ी सीढ़ी आपको निवेश में अनुशासन बनाना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमसे सवाल पूछते हैं लोग, ये कहते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें या हम किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा ले तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, हम ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। निवेश कोई जादू की झड़ी नहीं है, और अगर आप ये समझते हैं तो ये आपके निवेश में सांप के डंक की तरह का काम करता है, जहां पर आप अपने रिटर्न को ज्यादा आंकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए कि आपका लक्ष्य कितने समय की दूरी पर है या इसमें महंगाई कितनी होनी चाहिए। अक्सर हम अपने निवेश को लेकर एम्बिशियस हो जाते हैं और ये एक सांप के डंक की तरह है आपके निवेश में। बिल्कुल, आई थिंक जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक चीज और भी करते हैं, कहीं ना कहीं जो उसमें रिस्क है। हाँ। जब हम हमेशा कहते हैं कि जब आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, और क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है रिटर्न के ऊपर होता है, वो ये जाने बिना कि वो वाकई में ऐसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं जो आपको रिस्क है उसको भी आप काफी कम आंकते हैं। तो एक तो पहली गलती वहां पे होती है। दूसरी, जब आप रिटर्न को चेज करते हैं तो आप उसके समय पे सिर्फ एक ही जगह ध्यान दे रहे हैं कि मैं कितना रिटर्न कमाऊं, वो 15% होगा कि 18% होगा कि 12% होगा, उससे जो अटेंडेंट या एसोसिएटेड रिस्क है उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। और जब रिटर्न आपको अच्छा मिलता है तो ये भी होता है कि आपको समय समय पे वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने पूरा फोकस अपने रिटर्न पे रखा, आप उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है, और जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने आती है आप घबरा जाते हैं और आपको लगता है ये शायद मैंने डिसीजन गलत लिया। हाँ। तो वो रिटर्न तो छोड़िए, तब आप अपना प्रिंसिपल को बचाने में लग जाते हैं, और जैसे ही आप इस तरह की यू टर्न लेते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, तो उसका खामियाजा आपको लॉन्ग टर्म में जिस तरह का कॉर्पस बनाते हैं उस पर भुगतना पड़ता है। थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा आपको अपने निवेश को लेकर, और इसीलिए हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निवेश की अगली सीढ़ी के बारे में जो आपको अपने निवेश को बेहतर बनाने में मदद करती है, और वो है टैक्स प्लानिंग। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ टैक्स प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर पूरे पोर्टफोलियो की हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है। टैक्स में छूट आप
आपको मिलती है जिन जिन निवेश विकल्पों में पैसे लगाकर, उसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं सही तरीके से हेमंत जी, और कैसे मुझे बताइए कि ये निवेश की सीढ़ी बन सकती है। देखिए कविता, इस अप्रोच जो है, जो हम टैक्स जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स हैं उसको हम कैसे पकड़ें या कैसे रिटर्न करें, उसका इम्पैक्ट अलग अलग इन्वेस्टर्स के ऊपर अलग अलग आता है। अगर हम किसी रिटेल इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर की बात करें तो ज्यादातर हमने देखा है कि जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है टैक्स सेविंग के लिए, वो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट का एक काफी बड़ा हिस्सा होता है। और क्योंकि आप उसको अगर प्लान नहीं करते हैं और साल के आखिर में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं या तो बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं या बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप बड़े इन्वेस्टर, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं और प्लान नहीं करते हैं, अब उसको अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो उसका नुकसान आपको क्या होगा कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं और जा रही है, दूसरी इन्वेस्टमेंट कहीं और जा रही है। तो अगर इसको आप हिस्सा बनाते हैं पूरा, तो जो एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड की, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आप डिसाइड कर पाते हैं कि मेरा पैसा एनपीएस में जाए, पीपीएफ में जाए या किसी और में जाए। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर निवेश की सब्सिडी में और भी चीजें हैं जो आपको बतानी है निवेश जुड़ी हुई, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निवेश की सब्सिडी में आइए आगे बढ़ते हैं और अगले ढंग की बात करते हैं, जो हो सकता है बहुत बड़ा सांप आपके निवेश में, आज का लालच। ये कैसे अगर डस दे आपको तो आपका निवेश पूरी तरह से खत्म हो सकता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, किसी ने कहा कि अभी इक्विटी मार्केट अच्छी करी तो चलिए वहां लगा देते हैं पैसा, कभी किसी ने कहा डेट मार्केट अच्छी करी तो वहां लगा देते हैं पैसा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म में फायदा उठाने के लिए अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है वहां पे कंप्रोमाइज करते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। जैसा आपने कहा, ये बहुत बड़ा सांप हो सकता है क्योंकि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डीरेल कर सकता है। अगली सीढ़ी पर आते हैं निवेश की, जो है आपका इक्विटी फंड में निवेश। अगर लंबा नजरिया हो आपका तो कैसे इक्विटी में निवेश करना आपके लिए अच्छी सीढ़ी साबित हो सकता है। देखिए कविता, हमारे देश में सिर्फ 4 या 5% लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने इक्विटी को ठीक से समझा नहीं है, उनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है, जैसे हमने पहले भी बात की, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए और साथ में इन्वेस्टमेंट अप्रोच सिस्टमैटिक अगर आप फॉलो करें तो जो भी रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब बाजार में उतार चढ़ाव आ रहा हो तो अपनी एसआईपी को बंद ना करें, जो कि बहुत बड़ा सांप है आपके निवेश में। जी बिल्कुल। अब बहुत बार हमने देखा है कि लोगों ने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और आप सिस्टमैटिक करते क्यों हैं? आप इसलिए करते हैं ताकि आपको जो बाजार में जो वॉलेटिलिटी है उसका फायदा हो सके। लेकिन जब भी आप देखते हैं थोड़ा बाजार गिरा तो इन्वेस्टर्स जो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। वो बिल्कुल ना करें। और उसको ना करने का सबसे बड़ा एक चीज आप कर सकते हैं, अगर जैसे हमने पहले बात की गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अगर आपको मालूम है मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आज की वॉलेटिलिटी से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अपने निवेश को बढ़ाइए। जब भी बाजार गिर रहा हो या सालाना बेसिस पर ही आपको अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए ताकि ये आपके लिए बहुत अहम सीढ़ी बन जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, अगर आप सोच समझ के नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगर आप ये करके चलेंगे तो कोई भी अगर सिचुएशन आएगी उसको टैकल करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। और ये सब तब होगा जब आपको ये पता होगा कि आपके लिए कहां निवेश करना सबसे सही है। जानकारी का अभाव आपके लिए बन सकता है निवेश में सांप का डंग। देखिए, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और हमने देखा है कहीं कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी कभी जैसे हम सांप सीढ़ी की बात करते हैं ना, सडनली आप कोई बड़ी सीढ़ी चढ़ गए तो आपको लगता है आप एक्सपर्ट हो गए, बाकी ऐसा नहीं है। और कभी कभी किस्मत भी काम करती है। तो किस्मत और एक्सपर्टीज को दोनों का फर्क समझें। अगर आपको लगता है कि आपको वो नॉलेज नहीं है तो खुद से इन्वेस्ट ना करें। एक्सपर्ट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लीजिए। जो पैसा आपने कमाया है, जिससे आपके सपने जुड़े हुए हैं, उसको रिस्पेक्ट कीजिए और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही इसकी समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। आपका फंड, आपका निवेश कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब भी ये सफलता की सीढ़ी साबित होगा आपके लिए। देखिए, कभी कभी इन्वेस्टर को लगता है हमने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, अब पैसा एसआईपी चल रही है। मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने तो नहीं, मैं कहूंगा हर 6 महीने में एटलीस्ट पोर्टफोलियो देखिए। अगर आपको लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी फंड ने अच्छा नहीं किया तो उसको दिल पर मत लगाइए। चेंज करना है तो करिए, लेकिन चेंज करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। फंड मैनेजर को समय दीजिए। लेकिन यहाँ निवेश तो आपने कर लिया, इंश्योरेंस नहीं लिया है, इसका जो डंक है आप पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी भारी पड़ सकता है। देखिए, जितने भी सपने हैं वो तभी पूरे होंगे जब आप रहेंगे, आप मेहनत करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया कि आप नहीं रहे अगर दुनिया में, तो जो आपके सपने हैं, आपके जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहेगी। वो कैसे पूरी होगी? वो रिस्क मैनेजमेंट से पूरी होगी। यानी आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए सही मात्रा में, सही प्रोडक्ट से, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए ताकि अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपकी सेहत खराब है, पैसा खर्चा हुआ, तो आपकी बाकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। और इसी समय के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहला कदम, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, सबसे पहला कदम है रिस्क मैनेजमेंट। और उसमें भी सबसे बड़ा कदम है कि आप एक
इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपकी जो बाकी प्लानिंग है उसको डिस्टर्ब किए बिना, नहीं तो क्या होगा, पहले एसआईपी बंद करेंगे, कुछ और बंद करेंगे। इमरजेंसी फंड आपको अलाउ करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अनइंटरप्टली बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर खेल भले ही सांप सीढ़ी का हो, लेकिन इसके जरिए निवेश को लेकर आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन कौन सी वो आदतें हैं जो आपको डालनी है, इस पर हमने की है चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे शामिल होने के लिए। लेकिन अगर आपने भी अपने निवेश शुरुआत करनी है तो इन तमाम नियमों को ध्यान में रखिए और आप भी बन जाइए निवेश के सिकंदर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।